Very good afternoon, students. Can you hear me? Am I audible to you? Hello, guys. Can you hear me? I am audible. Okay, Dhari. Okay. So I am audible. Board is visible. Right? Everything is fine. All right. Okay. तो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन की थी और हमने कुछ स्पेसिफिक केसेस देखे थे जहां पे हम लोग एनो लिगेंड की प्रेजेंस में प्रिडिक्ट कर रहे थे कि क्या कोई कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। हमने यहीं तक किया था। दैट वाज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. So today we are going to discuss about the optical properties of coordination compound. So we are supposed to analyze why complex compounds show some color. So today's topic will be based on the color in the coordination compounds. Pretty much important topic क्योंकि इससे related question कहीं ना कहीं inorganic chemistry में काफी important भूमिका play करते हैं. So it is application of crystal field theory, color in coordination compounds. सपोज करो अगर कोई मुझसे इन जनरल पूछे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर कलर शो करता है, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में कभी सुना होगा कि व्हाई प्लांट्स लुक ग्रीन, तब आप उसको कैसे आंसर करते हो कि प्लांट्स ग्रीन क्यों दिखते हैं? हम कहते हैं कि वो ग्रीन कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करती है. इफ समथिंग लुक्स रोज, रोज अपीयर्स रेड, तो हम कहते हैं कि वो रेड कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करता है. तो बेसिकली अगर कोई सब्सटेंस ने व्हाइट कलर की लाइट में बेसिकली देयर आर 7 कलर्स, तो अगर किसी सब्सटेंस ने व्हाइट कलर से आने वाली लाइट के सारे कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब कर लिए तो उसका क्या कोई कलर दिखेगा? इफ समवन इज एब्जॉर्बिंग कंप्लीट लाइट फॉलिंग ऑन इट बट इट इज नॉट ट्रांसमिटिंग, इट इज नॉट रेडिएटिंग एनी लाइट, देन वी विल से इट इज ऑब्जर्व्ड एज ब्लैक, कि हमें उसमें कुछ नहीं दिखेगा. राइट? वो सिंपली से कि इसने कोई व्हाइट लाइट से आने वाले जो 7 कंपोनेंट्स हैं उसमें से कोई भी कलर की लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं की. दिस इज वन ऑफ द वे हाउ वी प्रिडिक्ट दैट वेदर ए सब्सटेंस विल बी ब्लैक और नॉट. अब अगर कोई सब्सटेंस कलर्ड है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हम उनके कलर को जस्टिफाई कैसे करते हैं? व्हाट वी से इज कि सपोज मेरे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उसका कोई सॉल्यूशन है. Let's say I have a solution of coordination compound. और मैं इसमें व्हाइट लाइट पास कर रहा हूं और जब मैं वर्ड बोल रहा हूं व्हाइट लाइट तो इसका मतलब विजिबल रीजन में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सारे के सारे 7 कलर इसमें से पास हो रहे हैं. बट नाउ व्हाट विल हैपन इज हम ये देखते हैं कि इस सॉल्यूशन ने एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब कर लिया और जो रिमेनिंग कलर थे वो बाहर ट्रांसमिट कर दिया. लेट अस सपोज कि किसी कंपाउंड ने ऑरेंज कलर और येलो कलर 2 कलर एब्जॉर्ब कर लिए, तो जो लाइट ट्रांसमिट हुई बाहर निकली, ट्रांसमिटेड लाइट में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन एंड रेड ये 5 कलर बाहर निकले क्योंकि 2 कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब किए. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर हम कैसे जस्टिफाई करते हैं कि उससे आने वाली, उससे ट्रांसमिटेड लाइट जो है उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं और ये सारे कलर जब मर्ज हो जाएंगे तो दे ऑन मर्जिंग विल अपीयर सम पर्टिकुलर कलर. अगर वो कलर कोई भी पर्टिकुलर एक्स कलर है तो हम उसे बोलेंगे कि दैट इज कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो ऑरेंज. येलो ऑरेंज का कंप्लीमेंट्री कलर वर्ड का मतलब क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया
और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स बाहर निकले, इन सारे कलर ने मर्ज होके एक जो कलर बनाया वो हमारी आंखों तक एज ए, इफ ऑब्जर्वर हैज आईज हियर, तो उसके आईज में जो ट्रांसमिटेड लाइट जा रही है उसमें ये शेड्स हैं, और इन शेड्स का मर्ज होके जो कलर बनेगा, मैं बोलूंगा वो कंप्लीमेंट्री कलर हमारी आंखों को वो दिखेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, व्हाई दे शो कलर? द रीजन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे absorb some particular photon, and whatever the color they will be absorbing, it is the color which is transmitted, it is the color which is appeared as resultant of transmitted light that will be deciding of which color we will see for that compound. ये रही बात उनके बेसिक की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कलर डिसाइड कैसे करते हैं। अब ये कंपाउंड, इसमें से कौन सा वेवलेंथ का फोटोन या कौन सी कलर को एब्जॉर्ब करेगा, वो हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडीज अबाउट which component of this visible light this coordination compound will absorb, और जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसका कौन सा कंप्लीमेंट्री कलर होगा वो हम एक लिस्ट की फॉर्म में यहां लिखने वाले हैं, और वो लिस्ट आपको याद नहीं रखनी, दैट विल बी गिवन टू यू इन एग्जाम। तो अब मैं यहां पर आपके सामने एक लिस्ट लिखूंगा कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब करने पे कौन से कलर हमें ऑब्जर्व होगा, या यूं बोलो एब्जॉर्ब्ड लाइट में कौन सा वेवलेंथ है एब्जॉर्ब हुआ, और ऑब्जर्व्ड कलर में ट्रांसमिटेड लाइट में कौन कौन से कलर है, उसकी हम एक लिस्ट देखने वाले हैं। So if a compound absorbs violet color of wavelength 400 nanometer, it will appear yellow green. If a compound will absorb blue color of wavelength 430 nanometer, color will appear as orange. If a compound shows dark blue color, absorb dark blue color of wavelength 450 nanometer, it will appear to you as yellow colored. If compound will absorb blue green, the two shades blue as well as the green of wavelength around 490 nanometer, it will appear to us as red. If a compound will absorb yellow green of wavelength around 570 nanometer, it appears as violet. If compounds absorb yellow color photon of wavelength around 580 nanometer, it appears as dark blue, जिसको आप कई बार इंडिगो भी बोल सकते हो। If compound or coordination complex will absorb orange component of the visible light, it will appear to us blue. And if it will absorb red color of wavelength around 650 nanometer, then it appears as green, or you can call it as blue green. क्या ये टेबल हमें याद करनी है? मैं कहूंगा नहीं याद करनी, पर जो मैं चाहता हूं कि आप याद करो, जो आपको जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं, कौन से कलर की क्या वेवलेंथ है, ये आपको पता होना चाहिए। यूजुअली पिछले साल तक मैं कभी नहीं कहता था कि इनको वेवलेंथ को याद रखना, पर इस साल जेईई मेंस में 2021 में क्वेश्चन आ गया एस ब्लॉक से, फ्लेम के कलर की वेवलेंथ पूछ ली उन्होंने मैचिंग दे दी थी वेवलेंथ से। हालांकि वो क्वेश्चन बिना वेवलेंथ के डाटा से, अगर आपको सिर्फ इतना पता हो कि येलो कलर की वेवलेंथ 580 के आसपास होती है, तो वो पूरी की पूरी मैचिंग सॉल्व हो सकती थी।
पर फिर भी इस बार उन्होंने क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया कि आपको क्या पर्टिकुलर एस ब्लॉक एलिमेंट का फ्लेम में जो कलर आ रहा है उसकी वेवलेंथ से आपको मैचिंग करवानी थी। तो डेफिनेटली जिसको थोड़ा बहुत आइडिया था वो क्वेश्चन कर आया। बहुत सारे बच्चों ने इसीलिए वो क्वेश्चन छोड़ा क्योंकि उसमें वेवलेंथ का डाटा दिया था। आज से पहले जब मैंने कभी 12th पढ़ाई, मैंने कभी वेवलेंथ के लिए एम्फेसाइज नहीं किया। आपके सेशन से मैं जरूर कर रहा हूं क्योंकि इस साल ऐसा क्वेश्चन खोल दिया एनटीए। तो आपको पता होना चाहिए वॉयलेट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर के आसपास है। यहाँ पर जब मैं लिख रहा हूँ ना 400, तो मान के चलना ±20-25 है। अगर मैंने बोल दिया कि 400 नैनोमीटर तो लगभग 380 से लेके 425 तक। अगर मैंने बोल दिया ब्लू 430 है तो मान के चलो 410 415 से 445 तक। अगर मैंने इसे 450 बोला है तो 440 430 टू 460 465, मतलब ±15-20 जरूर करना, राइट? आपको ये पता होने चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहता हूं, मेरे हर उस स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो कभी शायद 12th के बोर्ड एग्जाम भी देगा, कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज क्या है। 400 नैनोमीटर से 650 मैंने जरूर लिखा है, अराउंड 780 नैनोमीटर। अराउंड 400 से 780 नैनोमीटर तक की जो पूरी रेंज है वो विजिबल लाइट की। सो वॉयलेट, अगर कोई कंपाउंड वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करेगा इट विल अपीयर एज येलो। अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा तो वो ऑरेंज दिखेगा। यहाँ पे जब मैंने लिखा ना ब्लू एंड डार्क ब्लू, तो व्हाट आई वांट टू से विबग्योर में VIBG, तो ये ब्लू में इंडिगो के कॉरेस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ इंडिगो लिखा आ जाए, ब्लू आ जाए, वन एंड द सेम थिंग। डार्क ब्लू इज लाइक व्हाट ब्लू विच यू आर ऑब्जर्विंग इन योर माइंड की ब्लू कलर। खैर ये डाटा आपको, अगर तो एक लॉजिकल टीचर क्वेश्चन सेट करेगा वो टेबल देगा। अगर उन्होंने आपसे सच में कुछ रटवाने वाली चीज पूछी है तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा उसमें आपको ये वेवलेंथ पता होनी चाहिए। और अगर कोई कहता है नहीं सर मेरे से इतना याद नहीं होता, तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा कि ज्यादातर सवाल कौन कौन से कलर पर पूछे गए हैं जिसमें डाटा की जरूरत थी, तो मैं वो मेंशन कर रहा हूं। रेड कलर इज इंपॉर्टेंट, ये डाटा आपको पता होना चाहिए। ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज और ये येलो, 1 2 3 4 तो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। मुझे इतना पता है आप वही हो ना जिनको 11th में मैंने पढ़ाया हुआ। आप उस टाइप के बच्चे हो जब जिसने टीचर ने बोल दिया ना कि अगर आपको याद रखना है तो बहुत सारे बच्चे आराम से कर लेंगे याद। आई नो दैट। मैंने फिर भी उनके लिए ये बात की है जिसको लगता है सर मेरे से नहीं होता याद, और मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ। आपको आज पहली बार टेबल देखते वक्त लग रहा है याद होगा कि नहीं होगा, अगले 15 मिनट में मुझे पता आपसे याद कैसे करवाएं, क्योंकि मुझे इतना पता है जब मैं आपको बार बार एग्जाम्पल देख के आपको पूछूंगा ये कंपाउंड दिख रहा है बताओ कौन सा कलर, ये कंपाउंड दिख रहा है कौन सा कलर, आपकी मेमोरी में ऑटोमेटिकली स्टोर होना शुरू हो जाएगा, राइट? ओके, तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसमें। तो अब मैं आपसे सबसे पहले कुछ कॉम्प्लेक्सेस का कलर बता रहा हूँ। ये बताऊंगा कि उन्होंने कौन सा कलर दिखा रहा है, आपको बताना उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया। टाइटेनियम +3 एक्वस, Fe2 + एक्वस, Fe3 + एक्वस, कॉपर 2 + एक्वस। और खासकर जिसके लिए मैं बोलता हूं ना कि श्योर शॉट वाला क्वेश्चन, वो ये है। मैंने वैसे भी बोला आपको हमेशा, जो एग्जांपल मैंने नोट्स में लिखा दिया ना उसको पढ़े बिना गलती से भी जेईई मेंस में नहीं बैठना, इनफैक्ट जे एडवांस में भी नहीं बैठना, जो मैंने नोट्स में लिखवा दिया। ज्यादातर क्वेश्चन हमेशा एक्वस कॉम्प्लेक्स पे आता है, कई बार वो एक्वस नहीं भी लिखेंगे, ऐसे बोल देंगे। तो इसका मतलब अपने आप मान लेना बाय डिफॉल्ट कि आप उस आयन के एक्वस सॉल्यूशन का कलर पूछा जा रहा है, बाय डिफॉल्ट मानना है, क्योंकि जब तक कुछ नहीं कहा हमारा सॉल्वेंट वाटर, और जब बात आ गई वाटर की तो वाटर इज ए लिगेंड। तो आप बाय डिफॉल्ट क्या करोगे, उस मेटल आयन के साथ 6 वाटर चिपका दोगे। अब यहां पे फिर आपका क्वेश्चन आएगा सर 6 क्यों चिपकाए?
6 इसलिए चिपकाने हैं क्योंकि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और अगर आपने सीएफटी पढ़ ली तो आपके सिलेबस में है ही क्या, एक ऑक्टाहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर वेरी कॉमनली फाउंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसीलिए हम ज्यादा जोर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी पे करते हैं। और मैंने, अगर आपको याद हो ना, मैंने ऑक्टाहेड्रल क्यों कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, मैंने इसका रीजन एक जमाने में केमिकल बॉन्डिंग में आपको एग्जांपल से बताया था कि ऑक्टाहेड्रल में ऐसा क्या है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बहुत पसंद आती है। मैंने इसके बारे में एक बार जिक्र किया था आपकी क्लास में। अगर किसी को ध्यान हो, याद हो, व्हाट इज स्पेशल इन ऑक्टाहेड्रल? केविन टक्कर ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सर इट्स द मोस्ट रेगुलर ज्योमेट्री। और संभव ने शानदार आंसर दिया, इट इज हैविंग मोस्ट सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। ये एक ऐसी इकलौती ज्योमेट्री है सिमेट्रिकल जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। 12 एंगल थे अगर आपको याद हो 90 डिग्री वाले ऑक्टाहेड्रल में। ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई डिफरेंस ही नहीं था। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल को आप कैसे ध्यान में रख सकते हो? ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड क्या है? 6, राइट? नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है? 6 फिगर केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट ही कहाँ है? कहीं 6 नंबर क्या लकी नंबर है केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, कोऑर्डिनेशन केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है। हर बार 6 नंबर से हम कुछ ना कुछ बड़ा लॉजिकली रूल बोलते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग्स इज हाईली स्टेबल। अगर याद हो ना, मैंने एग्जांपल पता क्या दिया था? मैंने कहा था कभी आपने सोचा मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे 6 रिंग क्यों बने होते हैं? मैंने ये वर्ड यूज किया था, अगर किसी को याद हो, कि ग्रेफाइट की लेयर में 6 क्यों है, हेक्सागन की 6 वाली फिगर क्यों है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट 6 मेंबर्ड रिंग ही अकेली स्टेबल नहीं है। अगर एक मेटल आयन के अराउंड 6 लिगेंड भी आ गए ना, तो वो जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं, दैट इज मोस्ट सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। इसलिए ऑक्टाहेड्रल को अगर कोई फील करेगा तो उसको समझ में आएगा कि व्हाई स्पेशल, व्हाई इट इज सो स्पेशल। तो बेसिकली जब तक कुछ नहीं कहा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन फिर आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, सर आपने कॉपर 2+ के साथ 4 वाटर क्यों लिखे, 6 क्यों नहीं लिखे? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाईली स्टेबल फॉर एनी मेटल आयन which is having at least 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेरी ये लाइन सुनी आपने क्या बोला? मैंने कहा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी कॉमन, 6 coordination number is very common in generally those metal ions which are having at least 2 unpaired electron। ये कहीं किताबों में नहीं लिखा मिलेगा, ये बस मैंने पढ़ के ऑब्जर्व किया है। तो कॉपर 2+ में तो 1 अनपेयर्ड है, इसलिए कॉपर 2+ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में फिट ही नहीं होता, वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर प्रेफर करता है। और मैंने आपको ये चीज पता नहीं शायद पिछली क्लास में बोली भी थी, अगर आपको ध्यान हो, कॉपर 2+ D9 कॉन्फ़िगरेशन में, और खासकर जब D9 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में स्क्वायर प्लेनर प्रेफर करेगा। मैंने इसीलिए कॉपर 2+ के लिए ये चीज बोली है। और मान लो कि आप कभी भूल भी गए, कॉपर 2+ के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखना है, मान लो आप भूल भी गए, तो आप ये एग्जांपल याद रखोगे जो आपने हजारों बार पढ़ा, कॉपर सल्फेट .5। बोलो, आपने ये कॉम्प्लेक्स केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था। और तब मैंने आपको इसके बारे में कुछ स्ट्रक्चर बताया था कि 5 वाटर में से 1 वाटर तो कुछ कर रहा है, 4 वाटर कुछ और कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें की थी मैंने, याद है? 5 वाटर में से some number of water are surrounding the copper 2+ as a ligand and remaining number of water is making hydrogen bond with something. Do you remember that? कभी मैंने ऐसा करवाया था? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है कि कॉपर 2+ के साथ 4 वाटर लिगेंड की फॉर्म में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते थे, और फिर हम कहते थे कि 5वां वाटर सल्फेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। और फिर इसी में मैंने एक और एग्जांपल दी थी आपको, अगर याद है तो आपको एक और एग्जांपल याद होगा मेरा, FeSO4.7 वाटर, ग्रीन विट्रियॉल।
इसमें भी मैंने कुछ बोला था, यहां पर भी 7 में से डैश नंबर ऑफ वाटर आर सराउंडिंग द फेरस आयन, दैट इज 6। अब आप बोल सकते हो सर इट इज Fe2+, Fe2+ में D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो कम से कम 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो गारंटेडली होंगे। इसलिए यहां पर भी आयरन 2+ के अराउंड सराउंडिंग में 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में। And remaining one water is in hydrogen bonding with sulfate. वैसे पता नहीं मैंने आपको बोला कि नहीं बोला, आपने ये ऑब्जर्व किया यहां भी कितने मेंबर रिंग बन रही है, यहां भी कुछ मेंबर रिंग बन रही है, देखो जरा 1 2 3 4 5 6 6 number is very special in organic chemistry, inorganic chemistry, in chemistry. तो पॉइंट यहाँ पे मेरा ये है, ये 2 ऐसे कंपाउंड है जिसका कलर मुझे आपको याद नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी मेमोरी में पहले से फिट है। तो जब मैंने कॉपर 2+ एक्वस लिखा था, कॉपर 2+ एक्वस, तो मेरे लिए वो कॉपर 2+ यही था, ये। तो कॉपर 2+ के कॉम्प्लेक्सेस ज्यादातर हमेशा ब्लू कलर के, फेरस के कॉम्प्लेक्सेस ग्रीन कलर के, वेरी कॉमन, क्योंकि ये आपको वैसे ही नाम से याद है, ग्रीन विट्रियॉल, ब्लू विट्रियॉल। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये फेरिक है, फेरिक का कलर आप कैसे याद रखोगे? फेरिक का मतलब है जंग, रस्ट कलर। Fe जो आयरन के ऊपर जंग लगा होता है ना, उसको आप ये पढ़ते थे ना, अगर आपको याद हो Fe2O3.X वाटर, कभी आपने रस्ट का फॉर्मूला पढ़ा हो 9th या 10th में? कभी रस्ट वर्ड सुना है? रस्ट, आयरन गॉट रस्टेड। तो रस्ट नाम में रस्ट कलर ही कौन सा है? ब्राउन, ऑरेंज, येलो ब्राउन कलर टाइप, इट इज रेडिश ब्राउन। लेकिन Fe3+ की बड़ी खास बात है, बड़ी ब्यूटीफुल बात है, एक चीज बताऊं, Fe3+ भी ना एक्चुअली सपोज लाइक दिस, सपोज मेरे पास पानी बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट। मैंने ना Fe3+ आयंस पानी में डिसॉल्व करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा डाला पाउडर के फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा। आपको बिगिनिंग में ये येलो दिखेगा, येलो। जैसे जैसे मैं और डालता जाऊंगा, येलो कलर इंटेंस होता जाएगा। जब भी कभी येलो कलर इंटेंस होगा, वो आपको ब्राउन, रेडिश ब्राउन, मरून टाइप दिखेगा। ये लाइनें ना मेरी जो है, आपको डी ब्लॉक में जब कभी कोई पढ़ाएगा आपको याद आएंगी, तब आप ये कहोगे सर कलर याद नहीं होते, पर ये जो स्टोरी सुना के मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे कलर याद होते हैं। तो Fe3+ अगर कभी आपके सामने आ गया फेरिक, तो आप Fe ऑक्सीडेशन नंबर +3 है यहाँ आयरन का, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए तो रस्ट है। लेकिन ये ध्यान रखना, रस्ट को चाहे आप कभी भी एक्सपेरिमेंटरी करके देख लेना, जंग उठा के लोहे के ऊपर जंग लगे को ना पानी में डाल के घोलना, और घोल के ना ऐसे फैलाना, ऐसे। तो जहां पानी ज्यादा दिख रहा होगा, बड़ा पतली सी लेयर बनेगी पानी की, उसमें येलो कलर दिखेगा। तो Fe3+ इज येलोइश, आप इसे ब्राउन भी याद रख सकते हो। टाइटेनियम +3 एक्वस सॉल्यूशन में इट अपीयर्स एज वॉयलेट। इसका मैं आपको कोई भी एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि ये डेली लाइफ में कहीं यूज ही नहीं होता। ये पर्टिकुलरली कोर केमिस्ट्री में, एक्सपेरिमेंट में किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होता होगा, पर हमारी आम लाइफ में ये कॉमन नहीं है। बट खैर, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, इफ टाइटेनियम +3 appears to be violet, which color its aqueous solution has absorbed from this table? अगर ये वॉयलेट कलर का दिख रहा है तो उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा विजिबल लाइट से? इट हैज एब्जॉर्ब्ड येलोइश। लेकिन अगर मेरे हाथ में कभी टेस्ट पेपर आ गया, मैंने क्वेश्चन बना लिया, तो मैंने ये नहीं पूछना येलो ग्रीन। आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या पूछूंगा, जो थोड़ी देर पहले मैंने एम्फेसाइज किया। आई विल आस्क यू व्हाट इज द वेवलेंथ व्हिच दैट हैज एब्जॉर्ब्ड। आप अगर 570 को याद रख रहे हो तो ये मेरे रामबाण वाले शब्द नहीं है। 570 के क्लोज 10
आगे 10 पीछे कोई भी आंसर हुआ, 10 नैनोमीटर आगे पीछे, 560 से 575 580 तक, आप उसको भी बोल सकते हो कि येलो ग्रीन, क्योंकि ये फिक्स्ड नंबर नहीं है, ये रेंज में है। अब यहाँ पे केविन ने पूछा है सर इसकी कोई ट्रिक है याद रखने की, ऐसा हो सकता मैं ट्रिक ना दूं? जब पहले भी कभी इनऑर्गेनिक में ट्रिक्स दिए तो डेफिनेटली दूंगा, पर इस क्लास में नहीं दूंगा, नेक्स्ट क्लास में दूंगा। बट डोंट वरी अबाउट दिस, मैं आपको वैसे भी ये बिना ट्रिक से याद दिलवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। बट इफ ए कंपाउंड अपीयर्स वॉयलेट, तो वॉयलेट के लिए वो येलो ग्रीन कलर एब्सॉर्ब कर। इफ दिस कंपाउंड फेरस अपीयर्स एज ग्रीन, तो ग्रीन के लिए इट हैज एब्सॉर्ब्ड रेड। एंड if it is Fe3+ which is appearing yellow, क्योंकि ब्राउन देख के आप कुछ नहीं बता सकते, मैंने कहीं ब्राउन लिस्ट में नहीं लिखा, तो येलो के लिए it has absorbed dark blue. If it is appearing violet, copper2+, it is appearing blue, then it has absorbed orange. और ये जो चार है ना 1 2 3 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये एक काम, ये एक चीज है। बट क्वेश्चन इज हाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन इट। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को इससे क्या लेना देना था, ये तो हमने टेबल बना दी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को इससे मतलब है कि उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ कैसे निकलेगी। एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, एंड देयर द रोल ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कम्स, राइट। हाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स इट। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है, मैं उसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज आई एम टॉकिंग ऑफ टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से इस कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम +3 स्टेट में, एटॉमिक नंबर 22, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2 ऑफ न्यूट्रल टाइटेनियम, बट +3 स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो कॉन्फ़िगरेशन 3d1। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही ऐसी थ्योरी थी जिसने हमें पहली बार ये जिक्र करके दिखाया था कि टाइटेनियम के 5 d ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर नहीं होती। जब तक आप 5 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर बोल रहे हो, तब तक आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बातें कर रहे हो। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने कहीं जिक्र नहीं किया कि ये जो d ऑर्बिटल है इनकी स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग का जिक्र करने वाली थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो CFT के अकॉर्डिंग जब भी कभी टाइटेनियम +3 के d ऑर्बिटल जो कि डीजेनरेट है, जब उनको वाटर एज ए लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड के फॉर्म में जब वाटर अप्रोच कर रहा है, तो देयर इज अकरिंग स्प्लिटिंग, एंड T2G सेट एंड EG सेट इसमें नथिंग न्यू, और यहां 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन को अब लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा जब वो विजिबल लाइट का फोटोन या कोई पर्टिकुलर फोटोन एब्सॉर्ब करेगा। अगर यहाँ पे CFT हमें एक्सप्लेन नहीं करती, अगर CFT ना दुनिया में एग्जिस्ट करती, तो हमें कभी अंदाजा नहीं लगना था कि d ऑर्बिटल स्प्लिटेड है। और अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हर बार मैंने इस बात का जिक्र किया है कि कभी भी किसी कंपाउंड का कलर तब आता है जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में नहीं जाएगा, वो कोई ना कोई फोटोन एब्सॉर्ब ही नहीं करेगा। और वहां मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये जिक्र ऐसे करता था, अगर आपको याद हो, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़े थे एमिशन स्पेक्ट्रम, इफ यू रिमाइंड एमिशन स्पेक्ट्रम, तब मैं वर्ड बोलता था इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा, फिर हायर शेल से वो स्टेप बाय स्टेप लोअर स्टेट में आता है, और जितने स्टेप्स में आएगा हर स्टेप में वो कोई ना कोई एमिटेड फोटोन रिलीज करेगा, और वो एमिटेड फोटोन से हम कलर प्रिडिक्ट करते थे, वो थी एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर। और उसी लॉजिक से हमने एस ब्लॉक एलिमेंट में फ्लेम टेस्ट के कलरों की बात की। तो कलर 2 तरह के कारणों से आता है, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एमिशन स्पेक्ट्रम में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में गया, हायर शेल तक जाने के लिए उसने अगर 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो जब वो ऊपर से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो 10 जूल की एनर्जी स्टेप बाय स्टेप रिलीज करेगा। हो सकता है वो सीधा ग्राउंड स्टेट में आ जाए तो 1 फोटोन एमिट करेगा,
अगर वो 2 स्टेप्स में आया तो 2 फोटोन एमिट करेगा। तो एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ अगर विजिबल रीजन में यूज द लिसन द वर्ड, एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ जो होगी उससे हम उसका कलर प्रेडिक्ट करते थे। पर यहां हम थोड़ा डिफरेंट हो गए। हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाने के लिए फोटोन, एक सर्टेन फोटोन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इट विल एब्जॉर्ब एंड इट विल शिफ्ट टू द हायर एनर्जी लेवल। और फिर हम ये कह रहे हैं जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा इट विल लूज द एनर्जी। बट हम यहां से कलर नहीं बता रहे, हम ये कह रहे हैं उसने एब्जॉर्ब जो फोटोन किया तो ट्रांसमिटेड लाइट में एब्जॉर्ब्ड कलर मिसिंग है, तो ट्रांसमिटेड लाइट में सारे शेडेड कलर का मिक्सचर, जो भी रिमेनिंग कलर थे उनका मिक्सचर कंप्लीमेंट्री कलर बना रहे हैं। तो हम यहां पर सिर्फ इस स्टेप में इंटरेस्टेड है। सो यहां पर जब भी बात होगी, यहां पर जब भी बात होगी T2G से EG की ट्रांजिशन की बात होगी तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज कलर। ध्यान से सुनना ये लाइन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज कलर व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम T2G to EG, प्रोवाइडेड यहां इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, इस लेवल की एनर्जी और इस लेवल की एनर्जी में ये जो डिफरेंस है जिसको आपने डेल्टा नॉट का नाम दिया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की कुछ वैल्यू है जिस भी यूनिट में, किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल, व्हाटएवर जिस भी यूनिट्स में है, अगर उस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की कुछ वैल्यू है उसको आपने hc by लैम्डा से इक्वेट कर दो। तो अगर ये एनर्जी की वैल्यू और H और C मिलके एक ऐसा लैम्डा बताएं जिस लैम्डा की वैल्यू 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में हो, तो गारंटी है कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई कलर दिखाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर शेल से अपर शेल तक जाने के लिए अगर एनर्जी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, ये कौन सी वेवलेंथ है? जिस वेवलेंथ का फोटोन इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया फॉर गोइंग फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। और अगर वो फोटोन की वेवलेंथ विजिबल रीजन में किसी कलर से मैच कर रही है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर आपको वो दिखेगा। यानी कि हम इस कंपाउंड के वॉयलेट कलर को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि टाइटेनियम +3 का ये जो एक इलेक्ट्रॉन था जो कि T2G ऑर्बिटल में था, उसने लोअर शेल से हायर शेल तक जाने के लिए यहाँ की जितनी भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थी उस एनर्जी से हमने ये वेवलेंथ निकाली और ये वेवलेंथ लगभग 510-520 नैनोमीटर है। मैंने ये फिगर क्यों बोला 510-520 नैनोमीटर? क्योंकि 510-520 समवेयर अराउंड यहाँ है, अराउंड यहाँ है। मैं बोलूंगा 580 नैनोमीटर सपोज, तो 580 नैनोमीटर अगर यहाँ लिखा मैंने तो मैं बोलूंगा कि भाई येलो कलर अगर उसने, मैं बोलूंगा अगर उसने 570 नैनोमीटर है येलो ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो वो मुझे वॉयलेट दिखे। यानी कि दो तरह का क्वेश्चन बन गया अब यहाँ पे आपके लिए। एक तो हम कलर बता देंगे और आप ये बताओगे कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई। अगर वेवलेंथ एब्जॉर्ब मिल गई तो आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी खुद कैलकुलेट करोगे। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। मैंने बताया कि इसका वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर से आपने अंदाजा लगाया कि वॉयलेट कलर से येलो ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ। येलो ग्रीन एब्जॉर्ब का मतलब 570 नैनोमीटर का फोटोन एब्जॉर्ब हुआ। 570 नैनोमीटर को यहां रख के ये वैल्यू जो निकालोगे वो आएगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि मैंने ये रिलेशन कहां से निकाला, कैसे ये रिलेट किया कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ है? वो वेवलेंथ है फोटोन की, वो फोटोन जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने 570 नैनोमीटर का फोटोन एब्जॉर्ब किया, क्यों? क्योंकि 570 नैनोमीटर की वैल्यू यहां रख के जो डेल्टा नॉट आ रहा है वो यहां का डिफरेंस है। इस डिफरेंस के बराबर इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा और फिर हम वहां से ये चेक कर लेंगे कि वो कौन सा कलर दिखा। यानी कि अब अगर मैं आपको ये समझाऊं कि Fe2+ ग्रीन कलर का दिख रहा है,
तो अब आप उसका जवाब क्या दोगे? आप ये बनोगे सर Fe2 प्लस ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि ग्रीन के कॉरेस्पॉन्डिंग उसने 650 नैनोमीटर का फोटोन एब्जॉर्ब किया फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल जाने के लिए। T2G से EG जाने के लिए उसने 650 नैनोमीटर का फोटोन एब्जॉर्ब किया। तो मैं बोलूंगा बताओ Fe2 प्लस का डेल्टा नॉट कितना है? तो आप बोलोगे 650 नैनोमीटर यहां रख दो, Hc की वैल्यू पता है, तो ये डेल्टा नॉट की वैल्यू निकाल लो, वो बता देगा कि यहाँ का Fe2 प्लस का CFSE कितना है। एक बार CFSE आपके हाथ में आ गया तो मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट पड़ाव पे ले जाऊंगा, जो कि आपको पहले से आता है। आपको अगर मैंने डेल्टा नॉट दे दिया तो अब मेरा अगला सवाल होगा व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यार यहां पे ना आप मेरा एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, ये भी CFSE है, CFSE दो वर्ड है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, सेकंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तब मैं बात कर रहा हूं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो आपको क्वेश्चन में हमेशा हमेशा डेल्टा नॉट के सिंबल से दिया होगा। अगर आपको किसी ने बोल दिया फाइंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो वो आपको ऐसे लिख के देगा CFSE। अगर आपको कभी ऐसा लिखा मिल गया CFSE, तो आप उसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलोगे। अगर मुझे आपसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछवानी है तो मैं लिखूंगा डेल्टा नॉट। ये उनके सिंबॉलिकली डिफरेंशिएटिंग टर्म। तो अब आप ये जानते हो कि टाइटेनियम 3+ में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप निकालते थे CFSE वैल्यू -0.4 डेल्टा नॉट इंटू 1, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर मैंने ये डेल्टा नॉट वैल्यू आपसे इनडायरेक्टली निकलवाई न्यूमेरिकल में, कैसे? मैंने बोला वॉयलेट कलर, आपने कहा येलो ग्रीन एब्जॉर्ब, 570 नैनोमीटर को पुट किया, ये वैल्यू निकाली और उस वैल्यू से आपको डेल्टा नॉट मिल गया। डेल्टा नॉट मिल गया तो 0.4 से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन के साथ बता दोगे कि इस मेटल आयन की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है। तो अब जब भी कभी आपको ये क्वेश्चन, पहली बात तो ये क्वेश्चन अगर कभी आया तो आपको बोर्ड एग्जाम में गारंटीडली आएगा, वहां पे लिख के आना पड़ेगा। अगर आपको ये जेईई मेंस में आया और ये एडवांस में आया तो इसकी एप्लीकेशन आएगी। तो मैं पहले यहाँ पर जो सारा समझाया ना मैंने, उसको मैं डिक्टेट एक फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखवाने लगा हूँ, जो आपके नोट्स में बोर्ड एग्जाम में आप लिख के आओ। देखिए, कलर इन ट्रांजिशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स is due to transition of electron from lower set of T2G orbital to EG orbital, T2G to EG orbital. It is called DD transition. DD transition, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. When electron excites by absorbing, word absorbing, a particular photon of characteristic wavelength corresponding to delta naught, it jumps to the higher set of d orbital, and color of transmitted light
decides, sorry, color of coordination compound is decided by transmitted light or complementary color. ये पैराग्राफ आप लिख के आओगे वहां पे आपने पैराग्राफ भी लिखना है, एग्जाम्पल भी ये वाली देनी है, तब 3 नंबर पूरे होंगे। 70 में से 3 नंबर पक्के होने चाहिए 12th के बोर्ड में। ये पैराग्राफ लिखना है, ये एग्जाम्पल, ये चित्र ड्राइंग दिखानी है, और यहाँ पे लिखना है डेल्टा नॉट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पूरा लिख देना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मैं भले ही शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, स्प्लिटिंग लिखना, स्प्लिटिंग, स्टेबलाइजेशन नहीं, स्प्लिटिंग एनर्जी। और यहाँ पे डेल्टा नॉट इज इक्वल टू hc by lambda. Lambda is wavelength absorbed by electron. Noted? ये हमारा काम हुआ बोर्ड एग्जाम वाला, जिसमें आपने ये वर्ड यूज करना है, डी ट्रांजिशन। अब जेई मेंस में क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? सिंपल क्वेश्चन जो जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी कॉम्प्लेक्स का कलर, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अब किस केस में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता? एक ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन ही ना हो, यहां पे पूरा खाली, पूरा डब्बा खाली, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, या फिर सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ट्रांजिशन कहां से कैसे करेगा? तो अगर किसी मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है जिसमें D0 कॉन्फ़िगरेशन हो, D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, दोस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विल हैव नो कलर। यदि किसी केस में यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो जंप कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फोटोन एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई एब्जॉर्ब करने वाला फोटोन, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, सच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विल अपीयर एज कलरलेस। और अगर किसी में D10 कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो सारे के सारे ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, तो भी ट्रांजिशन नहीं होगी। इसलिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, व्हाई स्कैंडियम कॉम्प्लेक्स एंड जिंक कॉम्प्लेक्स, या फिर जिंक कॉम्प्लेक्स लाइक दिस, दे आर कलरलेस। तो आप यहां पर रीजन क्या दोगे? स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, स्कैंडियम +3 स्टेट में 4s2 3d1, तो उसकी न्यूट्रल स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है, तो +3 स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इट हैज D में 0 इलेक्ट्रॉन। और जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 का अगर कर दिया तो इट हैज D10 कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, व्हाई टाइटेनियम +4 इज कलरलेस एंड वेनेडियम का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर रखूं ताकि इसका एक्वस सोल्यूशन कलरलेस हो? पहले तो आप ये बता दो कि why titanium in the +4 state will not show any color.
टाइटेनियम +4, व्हाई इट विल बी कलरलेस? क्योंकि टाइटेनियम +4 की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो उसकी +4 स्टेट में D0 आएगी कॉन्फ़िगरेशन, तब आएगा D0। लेकिन अगर वेनेडियम में यहां पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर रखूं ताकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कहीं कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे ही ना, वेनेडियम +5, that is colorless. So vanadium in +5 state is colorless. Titanium in +4 state is colorless due to D0 configuration. तो जेई मेंस में आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन देके पूछा जाए, which ion is colorless, which ion is colored. उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? खासकर बोर्ड एग्जाम में why anhydrous ferrous sulfate is or anhydrous copper sulfate are colorless, but copper sulfate .5 water, FeSO4.7 water, it is blue, it is green. तो माय डियर लविंग ऑडियंस, आप लोगों ने वहां पे जाके अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट बना के आंसर ये नहीं देना। सुनो, मान लो मैं आपकी तरह वहां पे बस आलसी बंदा हूं, मैं शीट में लिखना नहीं चाहता और मैंने आंसर दिया कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑरेंज कलर। पता लगा? आपने सोचा कि आप बस टीचर को बस एक लाइन लिख के खुश कर दोगे। गलत तो बोला क्या है? सही बोला मैंने। इट लुक्स ब्लू बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑरेंज कलर। बोलो, क्या मैंने गलत बोली ये लाइन? सही बोला है, पर नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलना। अगर मैंने कहा FeSO4 लुक्स ग्रीन बिकॉज इट एब्जॉर्ब रेड कलर, अगर तो कोई महिला टीचर हुई ना, महिला टीचर, शायद कोई लेक्चर भी मेरा सुन रहा हो, तो वो तो आपको 0 नंबर देगी। जेंट्स टीचर बेचारे, चल यार लड़का है हमारे टाइप का था, हम भी ऐसा करते थे, आधा नंबर दे देगा कोई ना कोई, हाफ नंबर दे दो, 1 नंबर दे दो। तो वहां पे आपने सिर्फ इतना बता के नहीं आना कि कौन सा कलर दिख रहा है और कौन सा उसने अब्सॉर्ब किया। क्वेश्चन ये है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आने से कलर आ गया, और जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं था तो कलर नहीं था। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है। क्या रीजन दोगे? जब यहाँ पे कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस है तो कॉपर 2+ के साथ क्या कोई लिगेंड है? यहाँ पे कॉपर 2+ आयन है, क्या उसके सराउंडिंग में कोई लिगेंड है? कोई लिगेंड नहीं है। तो स्प्लिटिंग कैसे होगी डी ऑर्बिटल की? डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, और जब तक डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होगी देयर विल बी नो कलर। यू गॉट माय पॉइंट? कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ की सराउंडिंग में कोई लिगेंड ही नहीं है। तो जब कोई लिगेंड ही नहीं है तो स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, तो ये फोटोन एब्जॉर्ब ही क्यों करेगा? राइट? तो जब तक लिगेंड प्रेजेंट नहीं है कोई भी मेटल आयन का कंपाउंड कलर नहीं दिखा सकता, कोई लिगेंड होना चाहिए। अब एक बहुत अच्छा बच्चा आपकी क्लास में आईपी का बच्चा है, वो पूछ रहा है सर एनहाइड्रस का मतलब? देसी भाषा में सूखा, हाइड्रेटेड का मतलब गीला। मतलब अगर कॉपर सल्फेट के साथ मैंने डॉट में कुछ वाटर नहीं लिखा, वो एनहाइड्रस है, सूखा पाउडर। लेकिन अगर कॉपर सल्फेट को हवा में रख दूंगा, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो थोड़ा थोड़ा गीला हो जाता है। तो उसको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोलते हैं, हाइड्रेटेड, जब उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया। तो आई होप टीटी यू गॉट द आंसर। ठीक है? सो जब तक डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होगी कलर नहीं आने वाला। अब इसी तरीके से बोलोगे FeSO4 जब तक एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस, देयर विल बी नो कलर, क्योंकि Fe2+ आयंस में स्प्लिटिंग नहीं हो रही डी ऑर्बिटल्स की।
सो इसका मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन लोअर सेट से हायर सेट में जाने के लिए फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करता तो वो कलर नहीं दिखाएगा। हालांकि इस पे जब मैं अपनी क्लास में 12th में था तो मैं ऐसे कंफ्यूज होता था, सुनना मेरी बात, फिर बताना कि मेरी गलती क्या है। मैं ऐसे करता था कॉपर 2 प्लस कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10, तो यार 3d9 आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये अनपेयर्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक है, तो ये तो कलर्ड होगा। क्या ये थॉट आई थी आप में से किसी के पास? D9 है, एक अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक है, तो ये कलर्ड है। Fe2 प्लस 4s2 3d6 d6 4 अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक, तो ये कलर्ड। मेरी गलती क्या है? वेरी गुड, कौस्तुभ ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। कौस्तुभ ने आंसर दिया, सर भले आप यहाँ पे 4 अनपेयर्ड दिखा रहे हो, भले आप यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो, पर है तो सारे d ऑर्बिटल डीजेनरेट। मेटल आयन के d ऑर्बिटल्स की बात लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग से देखनी है। क्योंकि जब आप ऐसे बोलते हो ना Fe2 प्लस, सुनना ध्यान से, Fe2 प्लस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब पैरामैग्नेटिक, तो कलर। पहली बात तो पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसको कलर के साथ लिंक नहीं करते। ध्यान से सुनना मेरी ये लाइन है। अगर आप ये सोचते हो कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक है, बात यहां सही है, पैरामैग्नेटिक है इसलिए कलर है, नो, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से रिलेट नहीं करना। अच्छा, अब मेरी अगली लाइन सुनो। पैरामैग्नेटिक है मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस। नाउ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो लिगेंड की प्रेजेंस में ट्रांजिशन होगी, इसलिए कलर्ड होगा। ये पूरी लाइन सही बनी। फिर से सुनो, अगर कोई मेटल आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, ट्रू। पैरामैग्नेटिक है, एक्चुअल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कलर के साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ए सेपरेट थिंग, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इज ए सेपरेट थिंग। ये एक्चुअल कंसेप्ट। नाउ आवर लॉजिक इज, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल में है तो अगर वो अनपेयर्ड होगा, अगर ये अनपेयर्ड है यहां पे लेट्स से, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर यहां T2G6 होता, क्या यहां पे ट्रांजिशन नहीं होगी? क्या ये जब ये सारे पेयर्ड होंगे, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा? क्या होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन नहीं होगी, ऐसे, क्योंकि अब यहां D10 है, स्प्लिटिंग अभी भी है, डेल्टा नोट अभी भी है, बट D10 है। जब तक D10 कॉन्फ़िगरेशन के अलावा D9, D8, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 हो गया तो हर बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो ट्रांजिशन पॉसिबल है, ट्रांजिशन पॉसिबल है तो कलर आएगा। इसलिए बार बार ऐसे बोल देते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक सो कलर्ड। एक्चुअली ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कलर से कोई लेना देना नहीं, दो डिफरेंट टॉपिक है। लकीली पैरामैग्नेटिक को भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेशन है और कलर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से आता है, तो इसलिए कुछ लोग मेरे जैसे ही पैरामैग्नेटिक को कलर से रिलेट कर देते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। पहले आपको ये मेरी बात खाने में पड़ी कि ये जरूर है, अगर कोई पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर आएगा। मेरी बात सुनो, पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर आएगा, इसलिए क्योंकि पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
अनपेड इलेक्ट्रॉन है का मतलब है कि D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है यानी कि D10 के अलावा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है, इसलिए कलर है। पैरामैग्नेटिक होने से कलर का लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन के अनपेड होने से, ट्रांजिशन होने से कलर होगा। इसलिए अगर कोई आपको D6 कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको कोई ऐसा बोल दे कि ये तो डायामैग्नेटिक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक, डायामैग्नेटिक है, पर अगर आपसे कोई पूछे क्या ये कलर होगा, मैं कहूंगा यस होगा, बिल्कुल कलर हो सकता है। इसलिए ये चीजें आपको डिस्टिंग्विश वे में समझनी आनी चाहिए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि अगर यहां कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड भी है तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन जरूर पॉसिबल है। यू गॉट दिस, दिमाग में पक्का चली जानी चाहिए ये चीज। ये नहीं कहना पैरामैग्नेटिक दैट्स वाई कलर, नो, ये बोलो पैरामैग्नेटिक इट मींस इट हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन, नाउ अनपेड इलेक्ट्रॉन, so there will be transition possible, dd transition possible, that's why we will say that compound will show some color। इसलिए अब ध्यान से सुनो, इसलिए कभी भी आपसे जब कोई ऐसे बोल देता ना D6 कॉन्फ़िगरेशन है कलर आ गया, D6 कॉन्फ़िगरेशन में कलर आ गया, तो ज्यादातर लोग कैजुअली, क्योंकि हम हर बार इतनी डिटेल में तो नहीं बोलते, हम ना कैजुअली ऐसे बोल देते हैं D6 4 अनपेड सो कलर। तो आपने ये ध्यान रखना है कि D6 में अगर मैंने ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखी है तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D6 कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड, दाउ इट इज डायामैग्नेटिक बट इट कैन शो कलर। तो मुझे पहले ये बताओ, आपको अब कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगी पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और कलर को। मेरा बस इतना सा पॉइंट है, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक अलग चीज है, कलर अलग चीज है। पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक अलग चीज, कलर अलग चीज है। बस फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन डायामैग्नेटिक, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक, बट अगर फुली फिल्ड D6 है इट मे हैव सम कलर। ओके, अब अगर कोई आपसे ऐसे पूछ लेता है कि लेट्स से, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल राजदीप ने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ लिया। राजदीप ने अभी क्वेश्चन पता क्या पूछा, सर कॉपर 2+ में D9 है, माना उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड नहीं है तो इसका कलर नहीं है, पर क्या जब मैं इसे फ्लेम में डाल दूंगा, सुनो ध्यान से, कॉपर 2+ के पाउडर को मैंने फ्लेम में डाल दिया, क्या तब कलर आएगा? मैं कहूंगा तब कलर आएगा, क्योंकि जब आप किसी के पाउडर को फ्लेम में डालते हो ना तब एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाती है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तब आप कहते हो इलेक्ट्रॉन कॉपर के किसी एक ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो फोटोन एमिट करेगा, तब हम एमिशन स्पेक्ट्रम से उसका कलर बताते हैं। आई डोंट नो किसी, अच्छा ये आयुष गोयल था, ओके आयुष गोयल ने ये चीज बोली कि सर कॉपर 2+ का फ्लेम में कलर आएगा, बिल्कुल, क्योंकि जहां जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बातें करके कलर बता रहा हूं ना, मैं फ्लेम का कहीं जिक्र नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उसका कोई सोल्यूशन, उसका कोई पाउडर। अगर आप किसी को उसके पाउडर को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पाउडर को या उसकी पेस्ट को फ्लेम में डाल रहे हो, तब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में चले जाओगे, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करेगा, फिर एमिशन स्पेक्ट्रम पे जाके बात होगी। बोलो ये चीज क्लियर हुई या नहीं? यू गॉट दिस कि कलर किस किस कारणों से हो सकता है? इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? तो चलो अब लिख लेते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको बस एक ही टॉपिक पढ़ाता रह जाता हूं बार बार। अब जो चीज मुझे सिखानी है, अब मैं आपके सामने जेईई मेंस के क्वेश्चंस रखूंगा। यार वो हम लिखना भूल गए, तो आप ऐसा लिख लो, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस is colorless because copper 2+, though it has one unpaired electron as its configuration
is D9, but there are no ligands around it, which can cause splitting of d orbital into T2g and Eg. So therefore there is no excitation possible for electron from the lower d set to higher d set. But in presence of ligands, water, d orbitals of copper 2 plus no more remain degenerated. And crystal field splitting occurs. Therefore, DD transition is cause of color. लिख लो प्रॉपर. Similarly, that's why FeSO4 anhydrous is colorless and FeSO4.7 water is colored. और जल्दी से लिख के मुझे बताओ. Yes sir, we have it's noted. यहाँ पे ना एक बच्चे ने, मैं उसका नाम भूल गया, शायद शिवम था, उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. हाँ, शिवम पटेल. सर व्हाई वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन अनपेड इलेक्ट्रॉन जबकि पेड इलेक्ट्रॉन भी कलर दे सकते हैं. सही बात है शिवम, बिल्कुल सही बात है. पर जब हम ये वर्ड बोलते हैं ना अनपेड इलेक्ट्रॉन पे, हम क्यों बोल रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं शिवम कि D10 कन्फिग्रेशन के अलावा कोई भी कन्फिग्रेशन ले लो. तो अगर D10 के अलावा कोई भी कन्फिग्रेशन लोगे तो मेटल आयन, मतलब मेटल आयन के डीजेनरेटेड d ऑर्बिटल में कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा. क्योंकि हम बार बार CFT लिख के, कन्फिग्रेशन लिख के कुछ नहीं करने वाले. सो व्हेन आई एम सेइंग दैट अनपेड इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं D10 के अलावा कोई भी कन्फिग्रेशन, D0 और D10 के अलावा, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा. ओके सर, इट्स कलरलेस, व्हाइट और ट्रांसपेरेंट. कलरलेस का मतलब व्हाइट को हम हमेशा कलरलेस बोल रहे हैं. इनफैक्ट व्हाइट अपने आप में एक कलर है, पर व्हाइट का मतलब कि हमने वो बोल दिया कि विबग्योर के 7 कलर को मिक्स कर दे तो हमें कोई कलर नहीं दिखा. अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो स्ट्रिक्टली फॉर जेईई मेंस में जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे. लेट्स से आपको मैंने बोल दिया वी हैव टू जस्टिफाई निकल वाटर 6 2+ इज ग्रीन. अब आपने ये आदत डाल लेनी है
निकल 2+ के साथ अगर मैंने वाटर एज ए लिगेंड लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आई एम टॉकिंग ऑफ निकल 2+ एक्वस इज ग्रीन इन कलर, बट निकल के साथ इथाइलिन डाइमीन का कॉम्प्लेक्स इज वॉयलेट। दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन जो मुझे पता नहीं हर साल ऐसा फील होता है कि जेई एडवांस हम कभी ना कभी आ जाएगा। हमें ये जस्टिफाई करना है व्हाई इट इज ग्रीन एंड व्हाई इट इज वॉयलेट। तो आपको एक्चुअल में ये नहीं बताना कि व्हाई इट इज ग्रीन व्हाई इट इज वॉयलेट, आपको ये बताना है इसने कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की और इसने कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की और एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ का आपस में कनेक्शन क्या इन दोनों में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई ये कह दे ग्रीन कलर का अगर ये दिख रहा है तो जल्दी से बताओ अपने उस टेबल को देख के अगर कोई चीज ग्रीन दिखेगी तो वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगी? रेड। इसका मतलब कि निकल 2+ ने यानी कि यहां पर T2G से EG कॉन्फ़िगरेशन में में इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन ने जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की वो रेड कलर की थी। लेकिन अगर निकल का इथाइलिन डाइमीन का कॉम्प्लेक्स देखो तो उस कॉम्प्लेक्स ने वॉयलेट कलर अगर दिखाया तो वॉयलेट कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी वेवलेंथ आ रही है? येलो ग्रीन। और येलो ग्रीन की वेवलेंथ, येलो ग्रीन के केस में जो वेवलेंथ है वो कितनी वेवलेंथ है? 570 नैनोमीटर। तो हमें इस डाटा से ये जो आपने मुझे बोला 650 नैनोमीटर येलो ग्रीन, तो हम यहां से ये एम्फेसाइज करना चाहते हैं इसने जो एब्जॉर्ब की वेवलेंथ वो हाई रेंज वाली वेवलेंथ क्यों एब्जॉर्ब की और इसने लो रेंज वाली वेवलेंथ क्यों एब्जॉर्ब की। हमें ये जस्टिफाई करना है। तो अब हम सीधा ये कहेंगे कि कलर कौन सा दिखेगा वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वेवलेंथ कौन सी एब्जॉर्ब हुई और एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इस पे जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा उतनी एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ स्मॉल होगी। तो हमें ये जस्टिफाई करना है कि क्या ये एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ का पैटर्न क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से मतलब अग्री कर रहा है या नहीं। तो अब हम सीधा क्या फंडा लगाएंगे, यहां भी निकल +2 है, यहां भी निकल +2 है, पर लिगेंड यहां इथाइलिन डाइमीन और यहां वाटर, तो ये लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ये ज्यादा है, यहां का गैप ज्यादा है इस कॉम्प्लेक्स में। और जहां कॉम्प्लेक्स में गैप ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन को लोअर शेल से हायर शेल में जाने के लिए हाई एनर्जी का फोटोन लेना पड़ेगा और हाई एनर्जी का फोटोन कॉरेस्पॉन्ड्स टू लो वेवलेंथ। इसलिए हम बोलेंगे कि इसने येलो ग्रीन एब्जॉर्ब किया और इसके रिस्पेक्ट में इसने 650 का फोटोन एब्जॉर्ब किया क्योंकि इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम थी क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड था। यानी कि हम ये जस्टिफाई करना चाहते हैं किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, उससे कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, क्या वो ऑर्डर जस्टिफाई हो रहा है कंपाउंड के स्ट्रक्चर से। तो अगर कोई आपसे ये कहेगा कि व्हाई इट एब्जॉर्ब, व्हाई इट लुक्स ग्रीन, व्हाई इट लुक्स वॉयलेट, तो आप रीजन ये नहीं दे रहे वो ग्रीन और वॉयलेट क्यों है, आप रीजन दे रहे हो इसने रेड कलर का फोटोन एब्जॉर्ब किया विच इज ऑफ हायर वेवलेंथ और इसने ग्रीन येलो एब्जॉर्ब किया विच इज ऑफ लोअर वेवलेंथ, तो इसने लो वेवलेंथ का फोटोन क्यों एब्जॉर्ब किया और इसने हाई वेवलेंथ ऑफ फोटोन का एब्जॉर्ब क्यों किया। आप उसका रीजन दोगे कि जिस कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, लार्जर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी more will be energy required to excite electron from T2G to EG orbital. Therefore, electron will absorb low wavelength photon and will look of some higher wavelength color.
आपको मेरी ये लाइन पढ़ के समझ आना चाहिए, लो वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब किया तो दिखने में वो हाई वेवलेंथ का आएगा। मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा कि लो वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब होगा तो हाई वेवलेंथ का फोटोन दिखेगा, मतलब जो कलर दिखेगा वो हाई वेवलेंथ का होगा। तो यहां पर इसने रेड एब्जॉर्ब किया, रेड एब्जॉर्ब, तो ये दिखा कैसा, ग्रीन। और अगर इसने येलो ग्रीन दिखा, येलो ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो ये दिखा वॉयलेट। तो मुझे आपने ये जस्टिफाई करना है कि यहां पर ये लो वेवलेंथ है, ये हाई वेवलेंथ है, ये लो वेवलेंथ है, ये हाई वेवलेंथ है। तो एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थी ज्यादा, ध्यान से सुनो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, तो वेव एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गया ना, तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब इज लो, वेवलेंथ एब्जॉर्ब इज लो, तो वेवलेंथ एमिटेड विल बी हाई। तो अब यहां पर आप इससे कैसे रिलेट कर रहे हो, वो मुझे आपसे समझना कि जब हमने ये कहा कि ये ग्रीन दिखा तो इसने एब्जॉर्ब किया रेड, और ये वॉयलेट दिखा इसने एब्जॉर्ब किया येलो ग्रीन। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जहां ज्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जहां ज्यादा होगी वहां एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ स्मॉल होगी, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ स्मॉल होगी। एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ अगर स्मॉल होगी, इन दोनों में से एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ स्मॉल, तो वहां एमिटेड कलर विल बी कंप्लीमेंट्री कलर। पहले मुझे ये चीज बताओ कि आपको ये जस्टिफिकेशन समझ में आई है कि हमने इसके ग्रीन और वॉयलेट होने का रीजन क्या दिया? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? लेट्स से फॉर एग्जांपल, मुझे अभी तसल्ली नहीं हो रही, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं। मान लो मैंने आपको ऐसा बोला Fe वाटर 6 3+ और Fe वाटर 6 2+, it looks yellowish but it looks green. Why? इसे जस्टिफाई कैसे करूंगा? Why it is yellow but why it is green? तो आप क्या बोलोगे? अगर ये येलो कलर का दिख रहा है, अगर ये येलो कलर का दिख रहा है तो इसने कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब किया? चेक इन योर लिस्ट, येलो कलर के फोटॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ है? ब्लूइश ग्रीन। चेक करके देखना, येलो कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग डार्क ब्लू, इट्स फाइन, डार्क ब्लू एब्जॉर्ब्ड। और अगर ये ग्रीन दिख रहा है तो इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेड। इन दोनों में से वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? इन दोनों में से वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? रेड वाले की वेवलेंथ ज्यादा, क्योंकि यहां पर वेवलेंथ एब्जॉर्ब ज्यादा है और यहां वेवलेंथ एब्जॉर्ब, दिस इज लैम्डा डैश एब्जॉर्ब इज मोर देन लैम्डा एब्जॉर्ब यहां का। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन दिस कॉम्प्लेक्स विल बी लेस देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द here crystal field splitting is delta naught dash and here crystal field splitting is delta naught। क्या ये मैचिंग हो रहा है? यहाँ की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये Fe3+ है। क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी हाई होगी। जितना मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मोर। जितना, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर सेम, तो जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द मेटल आयन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। I hope this is pretty much clear to you. Yes or no? This is pretty much clear. Text me. तो अब आपको जस्टिफाई करना क्रोमियम NH3 6 2+,
6, 3+, इन दोनों में से किसी का कलर ब्लू वॉयलेट है, सॉरी किसी का येलो कलर है और किसी का डीप वॉयलेट कलर है, लेकिन ये नहीं पता ये ए कॉम्प्लेक्स और ये बी कॉम्प्लेक्स। आपको बताना इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स हमें येलो अपीयर होगा, विच विल लुक येलो, विच विल लुक डीप वॉयलेट, इन दो में से, इन दो में से कौन सा कॉम्प्लेक्स हमें येलो दिखेगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स हमें डीप वॉयलेट दिखेगा। डिसाइड करो कैसे। हाउ विल यू डिसाइड? अगर ये कलर हमें येलो दिख रहा है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का, हमें नहीं पता कौन सा कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स हमारी आंखों को येलो दिखेगा तो उसने फोटोन कौन सी वेवलेंथ का एब्जॉर्ब किया होगा। कलर टेबल में से कलर बताओ, येलो कलर के कॉरेस्पॉन्डिंगली ब्लूइश समथिंग, चेक करो, ब्लूइश, ब्लू वॉयलेट, डार्क ब्लू, लगभग 430 नैनोमीटर का। मैंने फिगर सही बोली? 430, चेक करके देखो, 430 फिगर लगभग, या 450, ओके। और अगर ये डीप वॉयलेट कलर का कोई दिख रहा है तो ये हमें येलोइश ग्रीन समथिंग कुछ कलर दिखेगा, अब्सॉर्ब फोटोन येलोइश ग्रीन का होगा। एब्सॉर्ब्ड फोटोन, और इसकी वेवलेंथ विबग्योर में, अगर मुझे ये वेवलेंथ का डाटा, वो तो अलग बात है कि आपको पता है अंदाजा 570 नैनोमीटर पर अलग हमें ये डाटा नहीं याद, हम भूल गए, तो आपको ये तो पता ना विबग्योर में अगर आप ब्लू से येलोइश ग्रीन में जा रहे हो तो आप हाई वेवलेंथ में जा रहे हो। अगर बाय चांस किसी को डाटा नहीं याद तो आप यहां से देख सकते हो, अगर ग्रीन येलो, ब्लू से ग्रीन येलो में जा रहे हो तो आप हायर वेवलेंथ में जा रहे हो। इसका मतलब कि दोनों में से किसी कॉम्प्लेक्स की इसकी एब्सॉर्ब्ड वेवलेंथ स्मॉल है, और अगर यहाँ की एब्सॉर्ब्ड वेवलेंथ स्मॉल है तो ये उस कंपाउंड का कलर होगा जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। क्योंकि एब्सॉर्ब्ड वेवलेंथ हाई है तो इट इंडिकेट्स लो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी and it corresponds to high crystal field splitting energy. अब हाई और लो का डिसीजन यहां से देखो, मैंने एक गलती कर दी, यहां +3 था, सॉरी ये +3 था बच्चों, ये +3 था। तो अब ये बताओ इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स येलो और कौन सा कॉम्प्लेक्स डीप वॉयलेट? ए और बी में से who will appear yellow and who will appear deep violet? So you will say first one will appear yellow and second one will appear deep violet. तो आई होप आपको ये एप्लीकेशन करना आया होगा कि CFSC से हम कलर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। यहाँ पे हर बार मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, दो में से करना कई बार आसान होता है। मान लो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए, 4 कॉम्प्लेक्सेस दे दी। Let's say for example you have cobalt CN6 2- cobalt NH36 3+, cobalt F6 3- and cobalt water 6 3+. You have all these 4 complexes. I don't know इनमें से एक कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स का कलर ऑरेंज है, मान लेता हूं कि ये ABCD, किसी का कलर, किसी कॉम्प्लेक्स का कलर है अपने पास ब्लू, एक का ग्रीन और एक का येलो।
को मैचिंग करनी है कि ए कॉम्प्लेक्स का क्या कलर हो सकता है, बी का कलर क्या हो सकता है, सी का कलर क्या हो सकता है और डी का कलर क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आएंगे। माइट बी पॉसिबल समटाइम्स जेईई एडवांस हो गया। हाउ विल यू कम डिसाइड? So more the crystal field splitting energy, inversely proportional to wavelength absorbed. तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो यहां कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो सटनली पहले तो ये बताओ, सटनली किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा? ए की सबसे ज्यादा। जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसका एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ का होगा। तो हम कह देंगे कि इसका एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ मिनिमम है। अगर ये +3 स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, अब आप देखोगे लिगेंड, तो लिगेंड यहां पे अमोनिया, फ्लोरीन और वाटर, इनकी स्ट्रेंथ तो आपको पता है ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो आपने ये पढ़ा है हेलोजन डोनर सबसे वीक होते हैं, देन ऑक्सीजन डोनर, देन नाइट्रोजन डोनर। तो अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, फ्लोरीन वाटर उससे वीक और फ्लोरीन सबसे वीक। तो सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी, तो इसकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड सबसे कम। सेकंड नंबर पे इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो सेकंड हाईएस्ट वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड। फिर इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थर्ड हाईएस्ट वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड, और इसकी सबसे वीक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे लो, कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड। तो मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड अपने पास यहां पर आया मैक्सिमम, और यहां पर सेकंड मैक्सिमम, सेकंड हाईएस्ट, यहां पर थर्ड लोएस्ट, मतलब सेकंड लोएस्ट, और यहां पे लोएस्ट। अब आप बताओ ऑरेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग कलर क्या था? ऑरेंज के कॉरेस्पॉन्डिंगली आई गेस इट इज ब्लू। ब्लू के कॉरेस्पॉन्डिंगली आई डोंट रिमेंबर, यू टेल मी, ब्लू के कॉरेस्पॉन्डिंगली कौन सा वेवलेंथ है? ब्लू के कॉरेस्पॉन्डिंगली कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब थी? 430 नैनोमीटर के आसपास की कोई होगी। ब्लू के कॉरेस्पॉन्डिंगली, ब्लू के कॉरेस्पॉन्डिंगली मतलब ब्लू कलर अगर दिख रहा है तो उसने एब्जॉर्ब ऑरेंज किया है, तो इसने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया। ग्रीन अगर कोई दिख रहा है तो उसने रेड एब्जॉर्ब किया, और अगर येलो दिख रहा है तो उसने कुछ ब्लू ग्रीन किया। सो दिस इज ऑफ ब्लू ग्रीन सॉर्ट ऑफ। तो अब यहां से अब आप या डार्क ब्लू बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप यहां से डिसाइड करके बता दो कौन से कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी है, कौन सी वेवलेंथ सबसे बड़ी है। यहां से अब मैचिंग करके बता दो तो क्या आंसर आएगा। तो मैं आंसर यहां पे लिख दूं सीधा। आई गेस नाउ एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इट विल बी व्हाट, दिस कॉम्प्लेक्स विल अपीयर एज, इस कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड मिनिमम वेवलेंथ, यहां पर सबसे कम वेवलेंथ किसकी दिख रही है? ब्लू की दिख रही है, तो ये ऑरेंज कलर का दिखेगा, ये ऑरेंज, राइट। ए विल अपीयर एज ऑरेंज। ये सबसे वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड इज मैक्सिमम वेवलेंथ रेड की है, रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रीन है, तो मेरे हिसाब से ये ग्रीन होगा। क्या आपके हिसाब से भी ये ग्रीन आ रहा है? तो अब आप इन दोनों में से खुद डिसाइड कर सकते हो। ऑरेंज और डार्क ब्लू में ऑरेंज हाई वेवलेंथ का है, ऑरेंज हाई वेवलेंथ का है, तो इन दोनों में से इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी
ज्यादा है तो इसके लिए एब्जॉर्ब वेवलेंथ मिनिमम है, सेकंड लोएस्ट है। तो इन दो में से ये लोएस्ट है, तो ये येलो हो जाएगा। आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी के कलर देखने। आर यू डन विद दिस? सो हम लोग बिना वेवलेंथ का डाटा से भी कई बार क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्लास को एंड करते वक्त मैं जस्ट आपके 2 मिनट और लूंगा। बच्चों, कभी भी आपको मैंने किसी न्यूमेरिकल में डेल्टा नॉट की वैल्यू मान लो किलो जूल पर मोल में दे दी, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आया तो जेई एडवांस में न्यूमेरिकल की फॉर्म में आया। किसी कंपाउंड का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मैंने किलो जूल पर मोल में अगर क्वेश्चन में दे दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलो जूल पर मोल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर की फॉर्म में। तो अगर मैंने किसी कंपाउंड में किसी कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दे दिया 240 किलो जूल पर मोल, ये क्वेश्चन में अगर दे दिया, तो आपने यहां से 240 को 83.7 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर इनवर्स में 1/λ निकालना, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है। फिर आप अगला काम जानते हो, वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी 1/240 into 83.7 centimeter. You can convert it into meter. Divide by 100 मीटर और 10⁹ से मल्टीप्लाई करके नैनोमीटर। इन शॉर्ट, जितना भी आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है उसे 10⁷ से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये नैनोमीटर में आएगा। और फिर ये जो भी वेवलेंथ की वैल्यू आएगी उसको अपने टेबल से देख के बता सकते हो कि उसने कौन सा कलर का फोटोन एब्जॉर्ब किया और कौन से कलर का कॉम्प्लेक्स दिखेगा। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको कुछ hc/λ की टर्म में कन्वर्जन नहीं करना, सीधा इतना रखना है, कभी भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किलो जूल पर मोल में है, जितनी भी वैल्यू है उसको 83.7 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर इनवर्स में लिखो। सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर बनाओ और उसे 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर दो तो नैनोमीटर आ जाएगा। और वो वेवलेंथ जो नैनोमीटर में आएगी वो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ होगी। और एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ की वैल्यू से आप देख लोगे कि उस कंपाउंड का कलर अपने टेबल से कंप्लीमेंट्री कलर क्या है। तो आपको कुछ hc/λ में वैल्यू नहीं पुट करनी, उसका सारा कन्वर्जन बता के मैंने रेडीमेड बता दिया कि ये ऐसे करो। अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी hc की वैल्यू डालने की। सो आई होप you must have enjoyed the class hopefully. तो with this I'm going to end up this meeting. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब हम अब अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये 2 टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।